हरिया के पास लच्छो नाम की एक बहुत ही सुंदर और हृष्ट-पुष्ट गाय थी। हरिया अपनी गाय की बहुत देखभाल करता था। हरिया की पत्नी यशोदा भी लच्छो का बहुत ध्यान रखती थी। हरिया रोजाना माँ दुर्गा के मंदिर जाता तो लच्छो भी हरिया के साथ ही जाती थी। जब तक हरिया मंदिर में पूजा करता तब तक उसकी गाय लच्छो मंदिर के आसपास बने खेतों में हरी घास खाती और मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती और खूब जोर जोर से आवाज करती, मानो वो भी मंदिर में आए भक्तों के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगा रही हो। हरिया, तुमने अपनी गाय को बहुत ही अच्छी आदत सिखाई है। लच्छो भी तुम्हारे साथ साथ माँ दुर्गा के नाम का जाप करती है। हरी हरी घास खाकर कितनी खुश हो रही है। वैसे इसे संपूर्ण आहार देते रहा करो, क्योंकि एक गर्भवती गाय को पौष्टिक आहार की बहुत आवश्यकता होती है। जी पंडित जी, अपनी तरफ से तो मैं इसका पूरा ख्याल रखता हूँ। बाकी माँ दुर्गा की कृपा से बस बछड़ा बिना परेशानी के ठीक से हो जाए, अब यही कामना करता हूँ। चिंता मत करो हरिया, माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। जय माता दी। जय माता की पंडित जी। हरिया की गाय जब से गर्भवती हुई थी तब से हरिया उसका पूरा ख्याल रखता था। उसे आसपास घुमाना फिराना, अच्छा पौष्टिक आहार देना, समय समय पर उसे पशु चिकित्सक को दिखाना, वो सब काम अच्छे से कर रहा था। एक दिन हरिया लच्छो को लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे दो अनजान आदमी मिले। उनमें से एक ने हरिया से कहा, राम राम भाई, बता सकते हो यहाँ पशु बाजार कहाँ है? हमें अपने लिए एक गाय खरीदनी है। गांव के किनारे एक सड़क जा रही है, वहीं पर पशु बाजार लगता है। तुम किसी से भी पूछोगे तो वो रास्ता बता देगा। अच्छा, तो तुम भी गाय खरीद कर आ रहे हो? ये गाय गर्भवती दिखाई देती है, बड़ी हृष्ट पुष्ट गाय है। कितने की खरीदी? नहीं नहीं, मैंने इसे खरीदा नहीं है, ये बचपन से ही मेरे साथ रहती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं बेचोगे अपनी गाय? अच्छे दाम देंगे। अनजान लोगों की बात सुनकर हरिया गुस्से में आ जाता है। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। मैंने पशु बाजार का रास्ता बता दिया ना, फिर क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? जाओ भाई, अपने रास्ते जाओ। सोच लो, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। रातों रात अमीर बन जाओगे। हम बहुत अच्छे दामों में तुम्हारी गाय शहर में बिकवा देंगे। हरिया के साथ लच्छो भी थी, इसलिए वो उन दोनों आदमियों से उलझना नहीं चाहता था। इसलिए वो चुपचाप घर चला गया। अगले दिन हरिया लच्छो को लेकर दुर्गा मंदिर पहुंचा और पूजा करने लगा। हरिया ने रोजाना की तरह लच्छो को मंदिर के सामने खेतों में घास चरने के लिए छोड़ दिया। लच्छो घास खाकर थोड़ी देर में ही वापस लौट आती थी, पर बहुत देर तक वो वापस नहीं लौटी तो हरिया घबरा गया। पंडित जी, आपने लच्छो को कहीं देखा? वो रोजाना मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती है। मैंने आसपास के खेतों में ढूंढ लिया, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। नहीं हरिया, मैंने तो तुम्हारी गाय को नहीं देखा। मैं तो हवन के लिए किसी के घर गया हुआ था, अभी लौटा हूँ। हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माँ दुर्गा के सामने रोने लगता है। यशोदा को भी ये बात पता चलती है तो वो भी दौड़ी दौड़ी मंदिर आती है। दोनों मिलकर पूरे गांव में अपनी गाय को ढूंढते हैं, पर लच्छो का कुछ पता नहीं चलता। सुनो जी, घर चलो, रात होने को आई है, हम कल चलकर पुलिस में खबर कर देंगे। यशोदा, हमारी लच्छो न जाने किस हाल में होगी। हरिया ने पूरी कोशिश कर ली, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी, पर पुलिस भी लच्छो को ढूंढ नहीं पा रही थी। लच्छो को चोरी हुए 3 दिन बीत चुके थे। यशोदा ने देखा हरिया घर पर नहीं है। वो घबरा गई और दौड़ी हुई माँ के मंदिर में गई। उसने देखा हरिया माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने सिर पटक पटक कर रो रहा है। हे माँ, मेरी लच्छो को वापस भेज दो, पता नहीं उसे कौन ले गया। मेरी प्रार्थना सुनो माँ, मैंने अपनी लच्छो को अपनी बच्ची की तरह पाला है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। माँ, मेरी प्रार्थना सुनो माँ। सुनो जी, अपने आप को संभालो ना, पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। आपको देवी मैया पर विश्वास है ना? हाँ यशोदा, देवी माँ का ही तो सहारा है, उन्हीं पर मुझे विश्वास है। वो मेरी लच्छो को कुछ नहीं होने देंगी, वो उसकी रक्षा करेंगी। माँ दुर्गा ने देखा कि उनका भक्त अपनी गाय से कितना प्रेम करता है। एक जानवर के प्रति इतना प्रेम और दयालुता देखकर करुणामयी माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति दिखाई और वो लच्छो के सामने प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने अपना हाथ उठाया और लच्छो को अद्भुत शक्ति प्रदान की और अंतर ध्यान हो गई। लच्छो जंजीरों से बंधी हुई थी। माँ दुर्गा से प्राप्त शक्ति के कारण लच्छो ने जंजीरों को तोड़ दिया। लच्छो को उन्हीं 2 अनजान आदमियों ने चोरी किया था जो हरिया से उसे बेचने के लिए कह रहे थे। लच्छो की जंजीरें खुली देख वे दोनों आदमी उसे पकड़ने लगे। तभी लच्छो उन दोनों आदमियों को मारने लगी।
वे दोनों उससे बचने की कोशिश में भागने लगे। लच्छू उनके पीछे दौड़ पड़ी। अरे 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 कोई बचाओ भाई। अरे अरे ये गाय हमें मार देगी। अरे अरे इस रास्ते पर कहाँ भाग रहा है? यहाँ तो पुलिस चौकी है। अरे 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 कोई बात नहीं, पुलिस के हवाले होकर कुछ समय जेल में बिता लेंगे भैया, पर कम से कम इस गाय के हाथों मरने से तो बच जाएंगे। अरे अरे चल 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 पुलिस चौकी में जल्दी चल, वो गाय हमारे पीछे आ रही है। चल चल। दोनों आदमी घबराए हुए पुलिस चौकी में घुस जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब हमें बचा लो, वो गाय हमें मार देगी। अरे कौन सी गाय? मुझे पूरी बात बताओ। दोनों आदमी डरकर इंस्पेक्टर को सच्चाई उगल देते हैं। गाय पुलिस चौकी के बाहर ही खड़ी थी। अरे हवलदार, रिया की भी गाय चोरी हुई थी ना? अरे वो गाय कहाँ चली गई? अरे जल्दी से उसका पीछा करो। पुलिस लच्छू के पीछे पीछे जाती है। लच्छू तो मंदिर का रास्ता जानती थी। वो दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों के सामने जाकर आवाज लगाने लगती है। हरिया उसकी आवाज सुनता है तो खुशी से फूला नहीं समाता। यशोदा, ये तो हमारी लच्छू की आवाज है। हे देवी मैया, आपने मेरी लच्छू को वापस बुला लिया। आपकी जय हो माँ। हरिया, तुम्हारी गाय बहुत समझदार है, ये खुद ही तुम्हारे पास लौट आई। चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हरिया को सारी घटना का पता चलता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सारा चमत्कार माँ दुर्गा ने ही किया है। हरिया और यशोदा लच्छू को खूब प्यार करते हैं। लच्छू भी अपने घर लौट आई थी, इसलिए वो खुशी से आवाजें निकाल रही थी, मानो वो भी माँ दुर्गा को धन्यवाद कह रही हो। राजेश नाम का एक ऑटो वाला ऑटो चलाया करता था। उसकी बीवी शीतल और 7 साल का बेटा राजू था। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। अजी सुनती हो? हाँ, आ रही हूँ अभी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ बोलिए, क्या हुआ? और इस पैकेट में क्या है? खुद ही देख लो, ये लो खोलो। इसमें तो साड़ी है जी। हाँ पता है मुझे। ये साड़ी किसके लिए है? अरे मेरी प्यारी बीवी, ये तुम्हें दी है तो तुम्हारी हुई ना। ये तो बहुत प्यारी है, पर इसकी क्या जरूरत थी? इतना तो हम पैसा बचा भी नहीं पाते, और ये फालतू के खर्चे क्यों किए आपने? अरे पगली, मैं वैसे भी तुझे कहाँ कुछ दे पाता हूँ, एक साड़ी ही तो है। तू कभी कुछ नहीं मांगती मुझसे। आज थोड़ा धंधे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए एक साड़ी ले चलता हूँ। बहुत दिन से तुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं जानती हूँ हालातों को, तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती। चल अब ये बेकार की बातें बंद कर और इसे पहन कर दिखाओ, देखूं तो इसमें मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है। शीतल साड़ी पहनने अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में साड़ी पहनकर बाहर आती है। आहा, देखा साड़ी कितनी सुंदर लग रही है तुझ पर। ये रंग तुझ पर बहुत खिल रहा है। इसी तरह हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। अचानक से राजेश की पत्नी शीतल बीमार हो जाती है और डॉक्टर की फीस और दवाइयाँ देते देते राजेश को अपना ऑटो बेचना पड़ जाता है। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और शीतल की तबीयत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा। अब पैसे कहाँ से आएंगे? शीतल को इस हालत में नहीं देखा जाता। ऐसा करता हूँ, अपना ऑटो बेच देता हूँ। राजेश ये सोचकर अपनी ऑटो लेकर एक दुकान पर पहुँचता है। भाई मुझे ये ऑटो बेचना है। क्यों भाई, इस ऑटो में कोई खराबी है? ऑटो में कोई परेशानी नहीं है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी बहुत बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे ऑटो बेचना पड़ रहा है। अरे भाई, अगर ऑटो बेच दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे हैं? हाँ, पर बीवी की तबीयत भी तो देखनी है। उसकी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। अरे भाई, एक काम कर सकते हैं आप, ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लो, जिससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और तुम घर चलाने के लिए रिक्शा भी ले लोगे। क्या समझे? बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। राजेश बात मान जाता है। राजेश ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लेता है और दिन रात उस पर मेहनत करता है। वहाँ राजेश की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को एक बार देख लीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, इसे मेरे केबिन में लेकर आओ। राजेश शीतल को डॉक्टर के केबिन में लेकर जाता है। इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप ये इंजेक्शन जल्दी से लेकर आइए, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजेश के पास पैसे नहीं थे। थोड़े से पैसे लेकर राजेश दवाई की दुकान पर जाता है और इंजेक्शन लेने के लिए पैसे देता है। इनमें 10 रुपए कम है। भाई मुझे इंजेक्शन दे दो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। पहले 10 रुपए लेकर आओ। प्लीज मुझे ये इंजेक्शन दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। भाई मेरे पास यही पैसे हैं और मुझे इंजेक्शन की बहुत जरूरत है। राजेश उसी दुकान के सामने रोने लग जाता है। उस दुकान वाले से रोते रोते अपनी बीवी के लिए इंजेक्शन मांग रहा होता है।
लेकिन वो दुकान वाला बहुत लालची था। वो राजेश को वहां से भगा देता है। अरे कुछ भी करो, मुझे 10 रुपए दो तभी इंजेक्शन मिलेगा, वरना निकलो यहाँ से। राजेश बिना इंजेक्शन के ही वापस आ जाता है और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। राजेश अपने बेटे के साथ रहने लगता है। उधर दुकानदार, जिसका नाम विपिन था, जहां राजेश के पास पैसे न होने पर उसने राजेश को धक्का देकर भगा दिया था, वो एक बहुत ही लालची दुकानदार था। वो दवाइयों से बहुत पैसा कमाता था, इसीलिए उसने अपनी बहुत जायदाद कर ली थी। आजकल धंधे में बहुत कमाई हो रही है, हर माल में मुनाफा हो रहा है। अब एक काम करता हूँ कि एक प्लॉट और ले लेता हूँ। हाँ। विपिन घर पहुंचता है और प्लॉट लेने की सोचता है। पापा पापा। तभी विपिन को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और भागकर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचता है। अब डॉक्टर साहब देखो, अब मेरे बेटे को क्या हो गया है? ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे इसका चेकअप करना होगा। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वो विपिन को बताता है। अब क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बेटा ठीक तो है? नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? आप जरा तसल्ली रखें। अब क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को कैंसर है। विपिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब संभालिए अपने आप को। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो गया? ये सच है विपिन जी। अब क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, उसके लिए कुछ महंगी दवाइयां जरूरी हैं और कुछ टाइम इलाज करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। विपिन अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है। इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है पर उसका बेटा ठीक नहीं होता। एक दिन उसके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते हैं। जैसे ही दवाइयों की दुकान पर जाता है, दवाई मांगता है। अब भाई मुझे ये दवाई जल्दी से दे दो। ये दवाई तो बहुत महंगी है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? विपिन अपनी सारी जमीन जायदाद गंवा चुका था उसके इलाज में। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद रुपयों के अलावा। वो अपने सारे पैसे उसको दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस यही रुपए हैं। इतने में दवाई नहीं आएगी, 100 रुपए और चाहिए। पर भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो दवाई नहीं मिलेगी, जाओ और पैसे लेकर आओ, जाओ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं आपके 100 रुपए जल्दी ही चुका दूंगा। चलो हटो, निकलो यहाँ से, पहले 100 रुपए लेकर आओ। तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, चलो भागो यहाँ से, गरीब कहीं के। विपिन को पता था कि ये दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार इसे बहुत महंगी बेच रहा है। विपिन उस दुकान वाले से रो रो कर दवाई मांगने लगता है और तभी उसको वो दिन याद आता है जब उसने भी किसी जरूरतमंद को सिर्फ 10 रुपए के लिए दवाई नहीं दी थी। वो अपनी गलती मानता है और समझ जाता है कि करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है और विपिन बहुत रोता है। तभी दुकान वाला विपिन की हालत देख उसके पास आता है और उसको दवाई दे देता है। विपिन को दवाई के कारण अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब कुछ देर में अस्पताल नहीं पहुंचा तो उसके बेटे का बचना मुश्किल था। विपिन भागते हुए जाने लगता है, लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कई लोगों से अस्पताल छोड़ने को कहता है, लेकिन उसके पास पैसे न होने पर कोई भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। अगर मैं जल्दी ही अस्पताल नहीं पहुंचा तो मेरा बेटा। जब वो जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरने लगता है। तभी एक रिक्शे वाला उसे आकर थाम लेता है। वो वही रिक्शे वाला होता है जिसको दवाई देने के लिए विपिन ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने रिक्शे में विपिन को बिठा लेता है और पूछता है, भाई तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? मेरा बेटा अस्पताल में है, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको वहाँ बिना पैसों के छोड़ दूंगा। विपिन बैठे बैठे बस अपने किए पर पछता रहा होता है। उसका लालच उसके सामने आ रहा था। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था, पर समय निकल चुका था। मैंने दूसरों का बहुत दिल दुखाया है और शायद इसीलिए आज मेरी ये हालत है। इसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने न जाने कितनों को दवाई नहीं दी, कुछ पैसों के लिए, और आज मैं भी वहीं खड़ा हूँ। आज मेरे पास भी पैसे नहीं है और दवाई की जरूरत है। सबको ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा कि मैं लाचार महसूस कर रहा था। विपिन हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर दवाई डॉक्टर को दे देता है। वहां उसके बेटे की तबीयत और खराब हो रही होती है। ये सब उससे देखा नहीं जाता और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। तभी उसको भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ती है। भगवान, मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मत दो, जो सजा देनी है मुझे दे दो।
पर मेरे बच्चे को बख्श दो। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा अब ठीक है। विपिन राहत की सांस लेता है और उसके कुछ समय बाद विपिन का बेटा ठीक होकर घर आ जाता है। नंदू एक गरीब मेहनती किसान था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वो गांव के जमींदार के खेतों में खेती का काम किया करता था। आजकल नंदू ने जमींदार के खेतों में करेले की फसल उगा रखी थी। नंदू, करेले की फसल कब तक तैयार हो जाएगी? इस बार करेला बढ़िया उग जाए तो शहर में अच्छे दामों में बेचकर कमाई अच्छी हो जाएगी। मालिक, बस अगले 2 महीने तक फसल पककर तैयार हो जाएगी। ठीक है, पूरी मेहनत से फसल उगा, तभी महीने की पगार मिलेगी। नंदू दिन रात खेत पर मेहनत करके करेले की फसल उगाता है और महीने बाद करेले की फसल पककर तैयार हो जाती है। जमींदार साहब जब ये फसल देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बस 1-2 दिन में जमींदार साहब को बुलाकर फसल दिखा दूंगा। नंदू खुशी खुशी घर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी सुमन को सारी बात बताता है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने करेले की फसल उगाने में बहुत मेहनत की है। सुमन, कल मुझे सुबह खेत पर जल्दी पहुंचना है, इसलिए मुझे जल्दी उठा देना। अगले दिन नंदू जब खेत पर पहुंचा तो उसने देखा उसके खेत के सारे करेले गायब थे। ये देखकर नंदू घबरा गया। हे भगवान, सारी फसल कहाँ गई? एक भी करेला नहीं बचा। करेले कौन चुरा कर ले गया? नंदू रोता हुआ जमींदार के पास जाता है। मालिक, खेत में से करेले चोरी हो गए। पता नहीं कौन फसल तोड़ कर ले गया। क्या? ये तू क्या कह रहा है? कहीं तो झूठ तो नहीं बोल रहा? कहीं तेरी नियत में फर्क आ गया हो। बात सुन ले मेरी, पूरी फसल के पैसे चाहिए, चाहे कहीं से भी ला कर दे, वरना मैं तुझे इस गांव में नहीं रहने दूंगा। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं तुझे 1 दिन का समय देता हूँ। पर मालिक, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे खुद नहीं पता कि खेत में से करेले कहाँ गायब हो गए। ए लड़को, इसे उठाकर हवेली से बाहर फेंक दो। अब तू कल सुबह तक मेरे पैसे देकर जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे कारण सुमन और बच्चे भी परेशान होंगे। नंदू खेत पर वापस पहुंचता है और फूट फूट कर रोने लगता है। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। करेले कौन चुरा कर ले गया? मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर मैं कल सुबह तक जमींदार को पैसे नहीं दे पाया तो वो मेरे साथ साथ सुमन और बच्चों को भी गांव से बाहर फेंक देगा। नंदू अभी रो ही रहा था कि तभी वहाँ 2 परियां आती हैं और वो आपस में बातें करने लगती हैं। नीली परी, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। पिताजी की तबीयत के लिए हमने धरती पर जो करेले इस खेत से तोड़े थे, उसके कारण इस गरीब को कितनी परेशानी हो रही है। हाँ लाल परी, हमसे गलती हो गई। चलो हम इससे माफी मांगते हैं और जो भी करेले हमने लिए हैं उसके बदले इसे धन दे देते हैं। दोनों परियां नंदू के पास जाती हैं। नंदू उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। नंदू, तुम्हारे खेत से करेले हमने ही लिए थे। हमारे पिताजी को परिलोक के वैद्य जी ने करेले का जूस पीने की सलाह दी थी और करेला सिर्फ धरती पर ही उगता है, परिलोक में नहीं। इसलिए हमने तुम्हारे खेत से सारे करेले तोड़ लिए। हम तो फिर से करेले लेने आए थे। हमें नहीं पता था कि इस फसल को धरती पर उगने में समय लगता है। नंदू, ये लो, ये धन से भरा हुआ कलश। ये उन करेलों की कीमत है जो हमने तुम्हारे खेत से तोड़ लिए थे। नंदू सोने के सिक्कों से भरा कलश देखकर खुश हो जाता है। नंदू, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नंदू, अब तो तुम्हारे खेत में करेले भी नहीं बचे हैं और हमारे परिलोक में करेले की फसल नहीं उगती है। अगर तुम बादलों पर खेती कर सको तो हमें परिलोक में बहुत आराम हो जाएगा। इसके बदले हम तुम्हें उचित धनराशि भी दिया करेंगे। फिर तुम्हें जमींदार के खेतों पर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बादलों पर ही खेती किया करना। क्या? बादलों पर खेती? पर वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सब समझा देंगे। अभी तुम जमींदार के रुपए लौटा दो, उसके बाद हम तुम्हें बादलों में परिलोक ले जाएंगे। नंदू जमींदार को फसल की सारी कीमत चुका देता है और उसके बाद परियां उसे बादलों में ले जाती हैं। पिताजी महाराज, ये नंदू है, अब से ये बादलों पर खेती करेगा। फिर तो परिलोक के वासियों को बहुत आराम मिल जाएगा। यहाँ पर करेले ना मिलने के कारण बहुत परेशानी होती है। लाल परी, नीली परी, तुम नंदू को सब कुछ समझा दो। बादलों पर जो हमारे खेत हैं, वहाँ पर नंदू आराम से करेले की खेती कर सकता है। जो आज्ञा महाराज, मैं कल सुबह से ही खेती के काम में लग जाऊंगा।
नंदू बादलों पर बने खेतों में करेले की खेती करना शुरू कर देता है। नंदू के लिए एक परीलोक का सेवक रोजाना धरती लोक से लाने और ले जाने का काम करता था। धीरे धीरे बादलों पर करेले की खेती उगने लगती है। नंदू, तुमने तो कुछ ही समय में इतनी मेहनत से बादलों पर करेले की खेती उगा दी। हाँ माँ, नंदू बहुत मेहनती है, पर धरती लोक पर इसे इसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। ये लो नंदू, तुम्हारी इस महीने की कमाई। हमारे यहाँ करेले के साथ साथ और भी बहुत सी हरी सब्जियां हैं जो बादलों पर नहीं उग पाती, इसलिए करेले की फसल के साथ साथ तुम और भी सब्जियां बादलों पर उगाने का काम शुरू कर दो, जिसके लिए हम तुम्हें अच्छा धन देंगे। शुक्रिया महाराज, आप नहीं जानते आपने मुझ गरीब पर कितना बड़ा उपकार किया है। नंदू, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है और मेहनत का फल सदैव मीठा ही होता है। उस दिन से नंदू बादलों पर खेती करने लगा। आज उसके पास वो सब कुछ था जिसकी वो सदैव कामना किया करता था। टिल्लू एक गरीब कबाड़ी था जो दिन भर कूड़ा बिनता था और फिर उसे बेचकर अपना और अपनी पत्नी गिन्नी का पेट पाल रहा था। टिल्लू और गिन्नी की शादी को 4 साल पूरे होने को थे और अब वो 2 से 3 होने जा रहे थे। अरे अरे, ये क्या कर रही है गिन्नी? छोड़ इसे, ला मुझे दे, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। क्या क्या करोगे आप भी? पहले ही सारा दिन धूप में इधर उधर भटकते रहते हो और अब मेरी वजह से ये सब भी करोगे? तो क्या हुआ? और वैसे भी बच्चा तो हम दोनों का है ना, उसकी खातिर अगर थोड़ा बहुत ज्यादा काम कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जी। अब मुझसे आपकी ये हालत और नहीं देखी जाती। मेरी मानो तो बच्चे के पैदा होने से पहले कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। यहाँ बहुत परेशानी होती है, पानी लेने भी कितनी दूर जाना पड़ता है, और तो और अपनी झोपड़ी के पास कितना घना जंगल है। दिन रात यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई जंगली जानवर न धमक पड़े कभी। बोल तो तू ठीक रही है गिन्नी, लेकिन अपनी हालत भी तो तू जानती है ना। कबाड़ बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे खाने पीने का भी ठीक से जुगाड़ नहीं हो पाता। ऐसे में कहीं किराए पर कमरा कैसे लेंगे? माना कि यहाँ थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन ये जगह जैसी भी है तो मुफ्त की ना। इतना कहकर टिल्लू कुएं की तरफ चल दिया। टिल्लू ने गिन्नी को तो समझा दिया, लेकिन वो खुद को नहीं समझा पा रहा था। ठीक ही तो कह रही है गिन्नी, ये जगह वाकई में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये कुआं, इसमें भी बस नाम भर को ही पानी बचा है। हे भगवान, क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि एक दिन चांद पर जाकर अपना घर बसाऊंगा, लेकिन यहाँ तो पृथ्वी पर ही ढंग का बसेरा नहीं मिल रहा। और अब तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, क्या उसका नसीब भी मेरी तरह ही होगा? ये सब सोचकर टिल्लू की आंखों में आंसू आ गए और वो कुएं के पास ही अपना सिर पकड़कर बैठ गया। असल में टिल्लू की झोपड़ी जिस जगह पर थी वो शहर से काफी अलग था, जहाँ सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। कुल मिलाकर टिल्लू और गिन्नी बड़ी मुश्किलों में जी रहे थे, लेकिन अब सवाल उनके आने वाले बच्चे का था, तो टिल्लू को कुछ तो करना ही था। नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। टिल्लू हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। टिल्लू उस आवाज की तरफ बढ़ा तो सामने एक बड़ा सा कूड़े का ढेर था, जिसे कुछ देर पहले ही शहर से आई हुई एक गाड़ी वहां डाल कर गई थी। आवाज तो इधर से ही आ रही थी, लेकिन यहाँ तो बस ढेर सारा कूड़ा। लगता है मेरा वहम होगा, मुझे चलना चाहिए। नहीं, रुक जाओ, मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ। अब यहाँ पर इस कांच की बोतल में बंद हूँ मैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। टिल्लू ने पलट कर देखा तो वाकई उसके सामने कूड़े के बीच एक कांच की बोतल पड़ी थी। टिल्लू ने उस बोतल को उठाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये सब क्या है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम तो एक परी जैसी लग रही हो। हाँ, मैं एक परी ही हूँ और तुम कोई सपना नहीं देख रहे। ये सब सच है। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने इस कांच की बोतल में कैद कर दिया है। इस बोतल के अंदर मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। तुम भले इंसान लगते हो, मेरी मदद कर दो, मुझे इस बोतल की कैद से आजाद कर दो। लेकिन मैं तुम्हें इस बोतल से बाहर कैसे निकालूं? क्या मैं इसे तोड़ दूं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर इस बोतल को तोड़ दिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मुझे इस बोतल से आजाद करने के लिए तुम्हें पहले उस जादूगर के जादू को तोड़ना होगा। लेकिन मैं ये कैसे करूँगा? बहुत आसान है। बस तुम्हें इस बोतल को अपने हाथों में लेकर जोर से रगड़ना होगा और फिर इसका ढक्कन खोल देना। ऐसा करते ही मैं खुद ब खुद इस बोतल से बाहर आ जाऊंगी। क्या बस इतना ही? तो लो, ये तो मैं अभी कर देता हूँ। टिल्लू ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस परी ने कहा। उसने पहले कांच की बोतल को अपने हाथों से रगड़ा और फिर उसका ढक्कन खोल दिया और इसके साथ ही वो परी उस बोतल से बाहर आ गई।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान था, ये काम तो कोई भी कर सकता था। नहीं, हर कोई नहीं कर सकता था। उस दुष्ट जादूगर का जादू बस वही इंसान तोड़ सकता था जिसका दिल साफ हो, जिसने कभी किसी का बुरा न किया हो और जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता हो। तुमने मुझे उस बोतल से आजाद करके ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। कुछ भी मतलब मेरा मतलब है कि तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हो। हाँ, एक बार बोल कर तो देखो। तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक आलीशान घर में रहूं, जहाँ हमें किसी भी चीज की कमी ना हो, हर काम मेरे सोचते ही हो जाए, जो भी चाहूँ वो झट से मेरे सामने आ जाए। और हाँ, एक बात और, मेरा ये आलीशान घर यहाँ पृथ्वी पर नहीं बल्कि वहाँ दूर उस चांद पर होना चाहिए। टिल्लू बिना सांस लिए बस बोलता गया और परी उसे सुनती रही। क्या कहा? चांद पर? क्या तुम सच में चांद पर रहना चाहते हो? एक बार फिर सोच लो। इसमें सोचना क्या है, पर तुमने मेरी बात पूरी तो सुनी ना। मैं चाहता हूँ कि चांद पर जाकर मुझे कोई काम ना करना पड़े, ना पैसे कमाने का झंझट हो और ना ही मेरी पत्नी गिन्नी को घर का कोई काम करना पड़े, और मेरा बच्चा वो भी वहाँ चांद पर पूरे ठाठ से रहे। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और इसके साथ ही टिल्लू और उसकी पत्नी सीधे चांद पर पहुंच गए। ये क्या हुआ? हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? शुक्र है कि आप भी यहीं पर हो। पर आप तो पानी लेने गए थे ना, कहाँ है पानी का घड़ा? अरे कहाँ छोड़ा है उसे? अरे छोड़ उस मिट्टी के घड़े को गिन्नी, जरा अपने आसपास देख, तुझे ये जगह कुछ अलग नहीं लग रही? हाँ, लग तो रही है। अरे इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? और ये जमीन, ये इतनी क्यों चमक रही है? सुनो जी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। आपको पता है, मैं तो भगवान का ध्यान कर रही थी। जब आँख खुली तो यहाँ पर आपके साथ खड़ी थी। आप बताओ ना ये कौन सी जगह है? हम यहाँ पर आए कैसे? और ये सामने जो इतना बड़ा महल है, ये किसका है? टिल्लू गिन्नी को पूरी बात बताता है और फिर दोनों उस आलीशान महल के अंदर जाते हैं जो उनके ठीक सामने था। पूरे महल में उनके सिवाय और कोई भी वहाँ पर नहीं था, लेकिन टिल्लू और गिन्नी की जरूरत की हर चीज वहाँ पर थी। गिन्नी, अब सारी जिंदगी मौज में काटेंगे। अपना बच्चा भी एक राजकुमार की तरह पैदा होगा और यहीं पर बड़ा होगा। अब हमें ना तो कोई काम करने की जरूरत है और ना ही कोई चिंता करने की। हाँ, लेकिन यहाँ तो बस हम ही हैं और कोई भी नहीं। हम ऐसे कैसे जिएंगे जी? ओफो, तुम औरतों को समझना भी ना बड़ा मुश्किल है। अब बताओ, मेम साहब को चांद पर रहकर भी चैन नहीं है। बात वो नहीं है जी, जरा अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचिए। क्या वो सारी जिंदगी सिर्फ हमें देखकर ही बड़ा होगा? यहाँ चांद पर हमारे अलावा कभी कोई रहने नहीं आएगा, तो आखिर हम कब तक इस ऐशो आराम के साथ खुश रह पाएंगे यहाँ? मुझे आराम चाहिए था, लेकिन इतना नहीं कि जीवन का रस ही खत्म हो जाए। लेकिन वहाँ पृथ्वी पर कितनी मुश्किलें हैं, तुझे याद है ना? मुझे सब याद है जी, और मैं ये भी जानती हूँ कि आज नहीं तो कल आप अपनी मेहनत से उन सारी मुसीबतों का हल ढूंढ ही लोगे और हमारा बच्चा भी हमेशा खुश रहेगा वहाँ अपनी दुनिया में। लेकिन गिन्नी, अब हम चाहकर भी इस चांद को और यहाँ बने अपने इस घर को छोड़कर वापस नहीं जा सकते। उस परी से मैं बस एक ही इच्छा मांग सकता था जो मैं मांग चुका हूँ, और अब वो परी कहाँ है मैं तो ये भी नहीं जानता। इतना कहकर टिल्लू उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है जिसके बीचों बीच वही परी खड़ी थी जिसके जादू से टिल्लू और गिन्नी चांद पर पहुँचे थे। परेशान मत हो टिल्लू, मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हें चांद की ये दुनिया रास नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी इच्छा को तो मुझे पूरा करना ही था। गिन्नी ने बिल्कुल सही कहा, तुम और तुम्हारा परिवार वहाँ अपनी दुनिया में ही खुश रह सकोगे। तो बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? चांद पर बना ये आलीशान महल या पृथ्वी पर बनी वही पुरानी झोपड़ी? टिल्लू और गिन्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर फौरन पृथ्वी की तरफ इशारा कर दिया। उनके ऐसा करते ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसके साथ ही टिल्लू और गिन्नी वापस पृथ्वी पर पहुंच गए। लेकिन इस बार काफी कुछ अलग था। टिल्लू की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर एक छोटा लेकिन पक्का मकान था। पास में ही एक खेत था जिस पर हरी भरी